हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। बेटा, आज हम लोग एक बहुत ज़रूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो ज़रूरी विषय उन विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक हो जाता है जो इस बार सीटेट में फेल हो गए हैं। किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग पास आउट हो चुके हैं ये उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ओवरऑल किसी भी परीक्षा को अच्छे से बेहतर तरीके से करने के लिए एक एनालिसिस तो चाहिए ही, और वही एनालिसिस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहले कितने विद्यार्थी फेल हो चुके हैं, कितने पास हो चुके हैं, क्योंकि रिज़ल्ट हमेशा से बताता रहता है कि आपका प्रयास कितना अच्छा रहा है और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कंपटीशन के दौर में हैं। दूसरी बात है, एक चीज़ और समझना है कि जो बेचारे बच्चे फेल हो गए हैं उनको अभी क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या है। तो अलग बात है कि शोक नहीं मनाना है और हमें एक कदम फिर अपना आगे बढ़ाना है और अगली बार फिर से सीटेट में शामिल होना है और इस बार से बहुत अधिक मेहनत भी करनी है और स्कोर भी अच्छा करना है। इन सब बातों के लिए हम लोग आज डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए जानते हैं। ये देखिएगा, आपकी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो रिज़ल्ट की नोटिस है उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। पेपर 1 में आप देख रहे होंगे यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है कि 8,30,242 विद्यार्थियों ने खुद को रजिस्टर्ड किया। परीक्षा में अपीयर्ड हुए 6,78,707, लगभग 2.25 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए, वो अलग विषय है। लेकिन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं वे 1,27,159 हैं। कहने का अर्थ ये है कि आप देख रहे होंगे कि पेपर 1 में 18.73% लोग ही सफल हो पाए हैं। ये चिंता का विषय है, हम सबके लिए है। क्यों है? क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते और अवेलेबिलिटी बहुत है पढ़ने लिखने की। नोट्स मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ है जो आपसे मिस हो रहा है और इस कारण आपका रिज़ल्ट लगभग 19% है, जो बहुत ही दुखद है, दयनीय है। इसका मतलब है कि आपने बेहतर प्रयास नहीं करे हैं। पेपर 2 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पेपर 2 में लगभग 17 लाख आवेदन होते हैं। 14 लाख समथिंग 14,07,332 विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिनमें से 2,39,120 विद्यार्थी पास आउट हुए हैं। ठीक है, मतलब पेपर 2 में लगभग 17%, 16.99% विद्यार्थी ही सफल हो पाए हैं। ठीक है, लास्ट अभी जो रिज़ल्ट आया था आपका जनवरी में, उससे ये थोड़ा सा अच्छी स्थिति में है। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि पिछली बार से इस बार का जो पेपर था वो काफ़ी मॉडरेट था, बहुत उच्च स्तर का नहीं था, बहुत फसाया नहीं था। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर थी कि ये सीटेट का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन का लेवल तो ठीक होता ही है, लेकिन इसका मतलब यही हो जाता है, ये जो रिज़ल्ट आपके हैं ना, इसका मतलब यही हो जाता है कि आपसे कहीं कुछ मिस हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं आने वाली परीक्षा में। अभी आपका सीटेट का नोटिफिकेशन में भी सितंबर 1st वीक या मिड तक आ जाएगा। इसकी परीक्षा होने की संभावना आपकी दिसंबर तक है। हो सकता है कि जनवरी 1st वीक में हो, ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी कंफर्म होगा। लेकिन इस बार जो गलतियां हमसे हुई हैं वो अगली बार ना हो, इसके लिए एक बेहतरीन प्लान की ज़रूरत है और वो प्लान हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसे पहले ही प्रयास में सीटेट को पास आउट करें। तो सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि बच्चा
कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मेरा सीटेट पास आउट हो गया, मुझे क्या इस प्लान को सुनने का क्या मतलब है। ये किसी भी परीक्षा के लिए है। प्लान तो प्लान होता है ना, स्ट्रैटेजी बेहतरीन होनी चाहिए बस, और क्या है। शॉर्ट प्लान है आपका। सबसे पहली चीज़ है संपूर्ण सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए। अच्छा, अब ज़्यादातर विद्यार्थियों को लगता है कि सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस में उन्होंने सिर्फ ये देखा कि कंटेंट कौन कौन से आ रहे हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइम कितना मिल रहा है, ये सब आपने ओवरऑल देख लिया। लेकिन सिलेबस को अगर आप कंप्लीटली देखोगे तो वो इतना एक्चुअली होता नहीं है। सिलेबस में क्या पूछा जाना है, क्या स्तर है, कौन कौन सी चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल्ड सिलेबस को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपसे निकल के आएंगी और आपको लगेगा कि सीटेट के सिलेबस काफ़ी वास्ट है। सिलेबस को जानना क्यों ज़रूरी होता है? बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है यार सिलेबस जानने की क्या ज़रूरत है, पता है ना कि 5 सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 1 और 2 में सबका अपना कंटेंट पता है, सबको अपना सब्जेक्ट पता है। पिछली बार मैंने दिया था उसमें से 150 नंबर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का समय होता है, ये सब आप जानते हो ना। लेकिन नहीं, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं वो जानने की ज़रूरत है। ये सिलेबस ना जानना बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है कि अगर आप हाईवे पे खड़े हो जाओ तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि यार कहीं की बस आ जाएगी, कहीं भी चढ़ लोगे। जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं पता होगी तब तक आप कैसे वेट करोगे कि मुझे कहाँ जाना है और किस बस में बैठना है। ठीक है, तो सिलेबस आपका एक हाईवे की तरह होता है जो आपको रास्ता दिखाने का काम करता है कि आप अपनी मंजिल कैसे पहुंचोगे। नेक्स्ट आते हैं, एनालिसिस करें पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र। बहुत ज़रूरी सेक्शन है। ये क्या बताएगा? ये एक्चुअली सीटेट परीक्षा का जो स्वभाव होगा, जो नेचर है, वो समझने में मदद करेगा। आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का करता है, क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या होता है, क्वेश्चन कब क्यों नहीं समझ में आता, किस तरीके से उसके विकल्प अपने प्रश्न से कनेक्ट होते हैं और कैसे आप किसी विकल्प को एनालिसिस करके उसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से मिलती हैं। अच्छा, एक बात और है जो मैं फिर आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल ये एक चीज़ समझ लो कि ऐसा नहीं है, देखिए 2011 से आपका सीटेट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा आप 2011 से लेके अब तक सारा एनालिसिस कर लो, क्योंकि 2020 के बाद बहुत तेज़ी के साथ पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपको पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बूझें एग्ज़ाम नेचर। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये किसी भी जो ये एग्ज़ाम नेचर है ना, ये किसी भी प्रश्न पत्र का मूल स्वभाव होता है। समझ रहे हो? ये वो वाली बात है कि जैसे हम किसी व्यक्ति को दोस्त बनाने के लिए उसके अंतर्मन को टटोलते हैं तो एक्चुअल उसका जो नेचर होता है वो समझ में आता है। ठीक वैसे ही आप अपने प्रश्न पत्र को एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि परीक्षा का स्वभाव कैसा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, स्वभाव में से एक हिस्सा भैया ये है कि लगभग 50% पेडागोजी का सेक्शन होता है। मतलब 150 में से लगभग 75 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है और सबसे ज़्यादा विद्यार्थी को यही सारा संकट है। उसको लगता तो है कि हमने सब सीख लिया है, उसने 2-4 लेक्चर देख लिए, 2-4 किताबें पढ़ ली। आपको लगता होगा कि हमने सब पढ़ लिया है, सब समझ लिया है। नहीं भैया, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से समझ में नहीं आते। उनकी कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और उनको रियलिज़म में कितना समझा जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिसके कारण आप कहीं न कहीं पेडागोजिकल सेक्शन मिस करते हो और यही आपका फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका 50% से कहीं अधिक पेडागोजिकल बेस्ड ही तो होता है। तो फिर
हम पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट को क्यों ना सीखें। हमको लगता है कि हमने प्रैक्टिस के दौरान 30 में से 25 नंबर CDP में कर लिए तो पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। नहीं भाई, वो पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट आपको होल सिलेबस का समझना है, हर सब्जेक्ट का समझना है, ठीक है। दूसरी बात है, ये इस परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपको NCERT तो पढ़ना ही होगा, सॉरी, NCERT को तो पढ़ना ही होगा, और बिना NCERT के आपकी ये परीक्षा है ही नहीं। सो NCERT कौन सी पढ़ेंगे ये जानना है। देखिए, जिन बच्चों को पेपर 1 देना है वो क्या करें, वो 1 to 5 पढ़ें, ठीक। NCERT का बुक 1 to 5 पढ़िए आप। और जिनको जूनियर लेवल का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, वो पढ़ेंगे 6 to 8, है ना। कहाँ से क्या कितना पढ़ना है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल NCERT आपको पढ़ लेनी है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि NCERT भी आप YouTube से पढ़ना चाहते हो, बच्चा हो, इसकी किताब खरीद लो और 1 से 5 तक सारी किताबें आप NCERT के ले आओ और एक एक बुक एक एक कक्षा पढ़ करके उसको समाप्त कीजिए। तब जाके आपके NCERT का जो बेस है वो क्लियर होगा, तब आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। जब इतना सब कुछ आप कर लीजिएगा तो फिर क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्रश्न हल कीजिए। आप क्या करते हो, आप इतना सब कुछ पढ़ने के बाद सीधे प्रीवियस क्वेश्चन पे चले जाते हो और वहाँ से सीखने की कोशिश करते हो। सीटेट में क्वेश्चन रिपीट थोड़ी होगा, आप ये समझो ना। प्रश्नों का स्वभाव हमें समझना है तो टॉपिक वाइज प्रश्नों को ज़रूर अभ्यास करें। सबसे बड़ी मुसीबत है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको ये मान 2.5 घंटे आपको यहाँ पे समय मिलता है, लेकिन ये समय हर बच्चे को परीक्षा के दौरान कम महसूस होता है। घर बैठ के तो ये बहुत लगता है, ठीक है। आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत लग रहा होता है। उसका कारण भी जानते हो क्या है, क्योंकि आप प्रेशर में नहीं होते हो, किसी नियमबद्ध तरीके से नहीं बैठे होते हो। आप जब भी शुरू कर लेते हो फिर थोड़ी बहुत देर कर लेते हो फिर हट जाते हो, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। इसे टाइम मैनेजमेंट नहीं कहा जाएगा। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आप होमवर्क का अभ्यास करें और मॉक टेस्ट लिमिटेड टाइम में करें। मत सोचिए कि घर बैठे हैं, कोई कहने वाला नहीं, हम फ्री हैं तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बीच में हट सकता हूँ। जी बिल्कुल नहीं हटेंगे आप। मॉक टेस्ट करेंगे, होमवर्क का अभ्यास करेंगे, ठीक है। खैर, अगर इतनी सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो ये मेरा वादा है कि भैया आप 130 नंबर से प्लस कर जाओगे। फेल होना पास होना तो बहुत दूर की बात हो गई, 130 नंबर लाओगे। और अगर आप चाहते हैं कि 130 प्लस मार्क्स आपके हों तो आपको हमारे साथ रेगुलर बेसिस में बना रहना पड़ेगा। अभी वक्त है इन सब चीज़ों पे आराम से डिस्कशन करने का, पढ़ने का, सीखने का, और सब कुछ ये टाइम मैनेजमेंट, टॉपिक वाइज प्रश्न, ओमार, मॉक टेस्ट, पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट, सारा कुछ मैं आपको दूंगा। और सबसे बड़ी बात मेरी कक्षाओं में जो होता है वो होता है एग्ज़ाम के स्वभाव को, प्रश्नों के स्वभाव को हम आपको ज़रूर पहचानने में मदद कर देंगे, ठीक है। और कुछ समय तक हमारे साथ रहेंगे तो आप परीक्षा ज़रूर सफल कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मैं बेटा कल से ही अपनी क्लासेस को शुरू कर रहा हूँ, पढ़िए, शुरू करते हैं अपनी सीटेट की क्लास, क्योंकि मुझे अभी आगे टेट और एस्टेट के लिए भी प्लान करना है, वहाँ पर भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, वहाँ भी काम करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही रखेंगे। और हाँ, प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जो विद्यार्थी अपने परिवार से अलग हैं, दूर हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो बेटा भरमार है, अच्छी प्लेटफॉर्म की बहुत नीड है। मैं वो सब कुछ आपको देने वाला हूं जो पेड कोर्स में मिलता है, इसलिए पेड कोर्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।